Hello students and welcome back to another session of my online biology classes Biology Simplified। मैं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरी डिटेल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ओके तो आपको पता है कि हम 11th स्टैंडर्ड का जो है ओके वी आर डूइंग दी चैप्टर कॉल्ड सेल साइकिल एंड सॉरी सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके और ये उसका थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट टाइम हमने काइंड्स ऑफ सेल्स जो है वो जस्ट स्टार्ट किया था एंड प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर का जो है हम डिटेल्स शुरू करने जा रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ऑलराइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, आप उनको दो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, या तो सेल प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स क्या हैं? करेक्ट है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल एनवेलोप होता है, एनवेलोप मतलब बाहर का कवरिंग, ओके बाहर का सतह या बाहर का जो कवरिंग है, ये काफी कॉम्प्लेक्स है ना, सिंपल नहीं है, प्रोटेक्टिव है। मतलब ये कई सारी चीज़ों से सेल को बचाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गर्मी से या पानी की कमी से, एसिड से, ओके दूसरे ऑर्गेनिज्म के अटैक से। सो प्रोकैरियोटिक सेल का जो बाहर का कवरिंग है, जिसको हम कहते हैं सेल एनवेलोप, ऑलराइट, जो हाईली प्रोटेक्टिव है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स भी है ना, केमिकली ये जो सेल एनवेलोप है ये काफी कॉम्प्लेक्स है इन स्ट्रक्चर, करेक्ट। लेकिन सेल के अंदर का हिस्सा बहुत सिंपल है। ओके बाहर का कवरिंग कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अंदर का जो सिस्टम है प्रोकैरियोटिक सेल का, इट इज वेरी सिंपल। क्या है कहने का मतलब ये है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? सो स्टूडेंट्स, आपने छोटे से ही यू मस्ट हैव सीन, है ना, सेल के इमेजेस आपने देखे हैं या हो सकता है आपने डायग्राम्स ड्रॉ भी किए हैं। तो सेल के अंदर जब भी हम एनिमल या प्लांट सेल बनाते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा सर्कल टाइप में बनाते हैं ना, और फिर उसको लेबल करते हैं न्यूक्लियस। अब इसका स्ट्रक्चर में क्या मतलब होता है, जब भी हम सर्कल बनाते हैं, वो जो सर्कल का लाइन आप बनाते हैं ना, वो एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब न्यूक्लियस एक अलग से हिस्सा है सेल के अंदर, सेल का मेम्ब्रेन जो है वो अलग, और न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो अलग। और न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है इसीलिए वो छोटा सा अलग सा आपको बॉल जैसा जो हिस्सा है वो दिखता है, क्योंकि मेम्ब्रेन है ना, एक अलग से आपने जो है एक एंटिटी क्रिएट कर दी है, राइट। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपका डीएनए होता है, करेक्ट है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो दिस इज इन अ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जब हम बोलते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसका एक सिंपल अर्थ निकलता है कि सेल का मेम्ब्रेन तो है, लेकिन न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होता है। सो यू डोंट हैव अ न्यूक्लियस, करेक्ट है। जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही रहता है, ओके जनरली एक जगह पे स्टक होता है सेल मेम्ब्रेन में, और वो इनसाइड द साइटोसॉल आपको जो है वो क्रोमोसोम्स या जो भी है द डीएनए, वो डायरेक्टली साइटोसॉल के अंदर होता है। इट इज नॉट इनसाइड अ न्यूक्लियस, राइट। सो ये जो है ये बेसिक चीज है, याद रखना है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक सेल, राइट। सो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे इसका मेम्ब्रेन नहीं, वैसे दूसरे छोटे ऑर्गेनल्स का भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे न्यूक्लियस होता है, वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वैसे गोल्जी बॉडी होता है, करेक्ट है। तो ये जितने भी हैं जहां पर भी मेम्ब्रेन की जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं बड़े सेल्स के अंदर, जिनको एक मेम्ब्रेन की कवरिंग दी गई है, सो दैट वो अलग रहे मेन सेल से और अपना काम करते रहे। बट प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल की खासियत क्या है कि इसमें मेम्ब्रेन से बाउंड ये जो अलग अलग ऑर्गेनल्स है ये नहीं होता, करेक्ट है। इट हैज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रियन नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, न्यूक्लियस नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, ओके। तो ये जितने भी टिपिकल फीचर्स हैं एक बड़े यूकैरियोटिक सेल के, वो बैक्टीरिया में आपको नहीं दिखेंगे। अच्छा, हमने अभी बोला था कि सेल एनवेलोप जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो सेल एनवेलोप में 3 लेयर्स होते हैं, ओके 3 अलग अलग परत होती हैं, 3 लेयर्स। अगेन जैसे सैंडविच होता है,
करेक्ट है। तो सबसे आउटर वाला जो परत है ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, जो मिडल वाली परत है वो मिडल सेल वॉल, और जो इनर वाली परत है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल एनवेलोप में कौन से 3 लेयर्स हैं? सबसे बाहरी लेयर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स, जो बीच में आता है वो सेल वॉल, और जो सबसे अंदर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट है। ग्लाइकोकैलिक्स, राइट, ये जो है सबसे बाहर वाला, ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके से बन सकती है सेल में। या तो वो बिल्कुल लूज हो सेल के बाहर, ओके, जैसे कोई गम या कुछ ऐसे ही डाल दिया गया हो जिसका कोई प्रॉपर शेप ना हो, ओके, बिल्कुल लूजली अटैच्ड हो, तो उस ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स को हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। ओके, क्या कहा मैंने? सेल एनवेलोप में जो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो दो तरीके से बन सकता है। अगर वो बिल्कुल लूजली सेल से अटैच्ड है, टाइटली नहीं है, उसका कोई प्रॉपर शेप भी आपको नहीं नजर आ रहा है, ओके, और वो बिल्कुल लूजली बाउंड है, समथिंग जैसे कि थोड़ा सा वाटरी या म्यूकस टाइप में है सेल के आजू बाजू, तो ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स को हम कहते हैं स्लाइम लेयर। करेक्ट। बट कुछ कुछ बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो काफी टफ होता है, ट्रांसपेरेंट रहेगा लेकिन बिल्कुल टफ, और टाइटली कनेक्टेड रहेगा सेल को, उसको एक प्रॉपर शेप भी रहेगा। तो ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स को हम बोलते हैं कैप्सूल। करेक्ट है। तो ग्लाइकोकैलिक्स कैन प्रेजेंट एज टू डिफरेंट टाइप्स, या तो स्लाइम लेयर या तो कैप्सूल। स्लाइम लेयर लूज, उसका बहुत ज्यादा जो है शेप सही से नहीं दिखेगा। कैप्सूल जो है काफी टफ है एंड इट्स टाइटली अटैच्ड। करेक्ट। तो बैक्टीरिया को हम ज्यादा बेटर तब देख सकते हैं अगर हम उनको स्टेन करें, मतलब हमको कोई कलर डालना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स के नीचे बैक्टीरिया काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। ओके, तो वो नेचुरल कलर्स तो उनमें कुछ ऐसे होते नहीं जो हम देख सकते हैं। तो उनको विजुअलाइज करने के लिए सबसे बेटर तरीका होता है कि हम उनको कलर डालें। जो कलर्स हम डालते हैं टिश्यूज को या बैक्टीरिया को देखने के लिए, उनको बायोलॉजी लैब में बोलते हैं स्टेन्स। करेक्ट। और टेक्निक को बोलते हैं स्टेनिंग टेक्निक। करेक्ट। तो जो सबसे कॉमन स्टेनिंग टेक्निक है, जो लगभग सारे लैब्स में सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट स्टेन है, ओके, जो किया जाता है जब भी हम बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करते हैं, राइट, दैट इज नोन एज द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ओके, अपना नाम डिराइव करता है उस बैक्टीरियोलॉजिस्ट से, उस साइंटिस्ट से जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ग्राम, इसीलिए ग्राम स्टेन। ओके, ये डेनिश साइंटिस्ट थे, राइट। अब बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ऑलराइट, और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में, ग्राम नेगेटिव में म्यूरिन होता है। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा पे अटेंशन हियर, और चाहिए तो कहीं ना आप नोट करके रख लीजिए कि एक्चुअली पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन जो है ना वो एक ही चीज है। हाँ, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन या म्यूरेमिक एसिड इज बेसिकली द सेम थिंग। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। अब यहाँ पे आपको क्या गौर करना है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में दोनों में पेप्टिडोग्लाइकन होता है। करेक्ट है, दोनों में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव्स में लिपिड जो होती है ना, फैट लेयर, वो बिल्कुल कम या ना के बराबर होती है, और ग्राम नेगेटिव्स में लिपिड कंटेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, म्यूरिन थोड़ा कम होता है। सो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन एक ही चीज है। करेक्ट है। जो ग्राम पॉजिटिव्स हैं उसमें पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा और लिपिड की लेयर जो है वो कम होती है, और ग्राम नेगेटिव में एग्जैक्ट अपोजिट होता है ना, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन कम और लिपिड जो है वो ज्यादा होता है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हम क्यों बोलते हैं? जब भी हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो हम दो अलग अलग कलर के स्टेन यूज करते हैं। ओके, प्रोसीजर आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा देयर इज अ प्रिंसिपल एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, तो वो अभी हमको करने की जरूरत नहीं है। ओके, जब भी हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे तो मैं आपको उसका लॉजिक उधर बता दूंगी। ओके, तो मेरी नीट लेक्चर्स आप फॉलो कीजिए, तो देर आई गिव यू द प्रिंसिपल बिहाइंड ग्राम स्टेनिंग। अभी के लिए आप बस ये समझिए कि बैक्टीरिया अगर ग्राम पॉजिटिव है तो स्टेनिंग के बाद, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर हो जाएगा पर्पल। ओके, या तो कहीं कहीं आपको मिलेगा डार्क ब्लू, बट एक्चुअली वो पर्पल या वायलेट कलर, ओके, जो है ग्राम पॉजिटिव दिखेंगे। और ग्राम नेगेटिव्स जो हैं ये पिंक कलर के दिखेंगे। क्या कहा मैंने? पिंक।
सो ग्राम पॉजिटिव इज पर्पल, ग्राम नेगेटिव विल बी पिंक, और उस बेसिस पे उनको वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बोला गया है। तो पॉजिटिव कलर मतलब वो पर्पल होंगे और नेगेटिव कलर मतलब वो पिंक होंगे। ओके, तो उसका लॉजिक जो है वो हम बाद में नीट के वक्त समझेंगे, अभी आप जस्ट ये अंडरस्टैंड कीजिए कि दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। करेक्ट है। अच्छा, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो आपका सेल वॉल है ना, जो पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होता है बैक्टीरियम में। एंड ये सेल को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब क्या, उसके ऊपर अगर कोई प्रेशर आ जाए सेल पे, ओके, या तो फिर कोई एसिड अटैक एंड ऑल दैट ऑल्सो, तो जनरली जो है म्यूरिन ये काफी स्ट्रॉन्ग चीज है जो सेल को नॉर्मल कंडीशंस में टूटने फूटने से, वेयर एंड टेयर से बचाता है। करेक्ट है। अच्छा, ये तो हो गया सेल वॉल का स्टोरी, है ना। अभी सेल वॉल से थोड़ा सा अंदर जाते हैं, विच इज द सेल मेम्ब्रेन। तो हमने फिनिश कर लिया सबसे आउटर लेयर जो ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर मिडिल वाला लेयर जो वॉल है ना, हम सेल एनवेलोप कर रहे हैं, और जो सबसे अंदर वाला लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये दो चीजों से बनती है, फॉस्फेट एंड प्लस लिपिड। सो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से ओके आपका सेल का मेम्ब्रेन बनता है। बाई लेयर मतलब ये दो लेयर्स होते हैं, तो दो लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड के। ओके, और ये जब आपस में एक पर्टिकुलर तरीके से अलाइन होते हैं तो हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो बन जाता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन मतलब आपको एक चीज याद रखना है कि किसी भी मेम्ब्रेन की बात आप कर लो, ये तो हम एनवेलोप वाले सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो या ईआर का मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन हो, ओके, वो ज्यादातर फॉस्फोलिपिड से ही बनता है। सो द स्ट्रक्चर इज सिमिलर, है ना, सब में सिमिलर डिजाइनिंग है। ठीक है। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करते हैं, सेल को प्रोटेक्शन देते हैं, ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। कौन सा ट्रांसपोर्ट, इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, एक सेल से दूसरा सेल, या तो फिर सेल से बाहर और बाहर की चीजों को अंदर आने का जो रास्ता है वो सेल मेम्ब्रेन जो है उसको कंट्रोल करता है। प्लीज ये चीज नोट कीजिए कि एनवेलोप में होते तो तीन लेयर्स हैं, लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल ओनली सेल मेम्ब्रेन करता है। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन, कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा, कब आएगा, कितने कॉन्सेंट्रेशन में आ सकेगा, ओके, ये सारा कंट्रोल जो है ये सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करता है। सेल वॉल कैनॉट रियली स्टॉप एनीथिंग फ्रॉम एंटरिंग और एग्जिटिंग। सिमिलरली आपका जो कैप्सूल है या स्लाइम लेयर है, ओके, ग्लाइकोकैलिक्स है, ये भी चीजों को अंदर बाहर करने से रोक नहीं सकता। तो रोकने का काम या कंट्रोल करने का काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का। सेल के अंदर से भी चीजों को बाहर जाने से वो कंट्रोल करता है, और बाहर की चीजों को अंदर आने के लिए वो कंट्रोल करता है। राइट है। ओके। अब जो बैक्टीरिया मूव करते हैं, ये वर्ड क्या है, मोटाइल, है ना, पहले भी आया है। मोटाइल मतलब मूवमेंट। करेक्ट है। तो बैक्टीरिया जो मूव होते हैं, हिलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना, तो कैसे करते हैं वो, या तो सीलिया होता है या फ्लैजेला होता है। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स फ्लैजेलेटेड होता है। बैक्टीरिया में सीलिया इज हार्डली वेरी रेयर। ओके, मोस्टली दे आर फ्लैजेलेटेड ओनली। दोनों जो है ये रोटरी मूवमेंट, ओके, रोटेटरी मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट मतलब राउंड एंड राउंड मूवमेंट। ऑलराइट। तो फ्लैजेला में ना नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बेजल बॉडी। फ्लैजेला क्या है, बड़ा टेल जैसा ये जो निकलता है ना, ये देखिए ये जो है टेल। तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक बॉडी दिख रहा है, इसको मैं जरा सा मैग्नीफाई करने के लिए ट्राई करती हूँ, सो यू कैन सी इट अ लिटिल बिट मोर क्लियरली। ओके, लेट मी मैग्नीफाई इट लिटिल मोर। ओके, सो सी ये जो है ना ये बेजल बॉडी, सी दिस रीजन, दिस इज द होल फ्लैजेला। ओके, ये जो राउंडिश टाइप में है इसको हुक बोलते हैं, ये बेसल बॉडी है। तो ये जो बेसल बॉडी है ये क्या है, ये ऐसे गोल गोल घूमेगी, राउंड एंड राउंड, और जब वो घूमेगा तो फ्लैजेलम भी साथ में घूमेगा, है ना। और जब फ्लैजेलम घूमेगा तो क्या होगा, बॉडी जो है वो आगे पीछे मूव होगी सेल की। करेक्ट है। तो बेसल बॉडी के अलावा जो दूसरे पार्ट्स हैं फ्लैजेला में, उसमें है फिलामेंट एंड हुक। करेक्ट है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बेसल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक, ये देखिए ये बेसल बॉडी। ओके, ये जो ऐसे दिख रहा है ना, ये सी शेप का स्ट्रक्चर छोटा सा थिक यहाँ पे, दिस पार्ट इज द हुक। एंड ये जो है ये लंबा टेल, ये पार्ट है फिलामेंट। सो बेसल बॉडी सेल के मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ रहता है,
फिर बाहर थोड़ा सा आ जाता है तो ये हुक है, और ये जो है ये फिलामेंट है। तो मेन मूवमेंट जो है फिलामेंट के थ्रू, लेकिन बेसल बॉडी जब राउंड एंड राउंड घूमता है तो फिलामेंट भी साथ में घूमता है। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू हियर। करेक्ट। सो फ्लैजेला के तीन पार्ट्स, बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक। और वर्क कैसे करता है? बेसल बॉडी मोटर का काम करता है जो राउंड एंड राउंड घूमता है रोटेशन से, उसकी वजह से जो है आपका फ्लैजुलम भी घूमता है। करेक्ट है। कुछ कुछ दूसरे सरफेस प्रोजेक्शन मतलब क्या? सेल के सरफेस से बाहर आने वाली चीजें। ओके, वो होते हैं पाइलाई। पाइलाई प्लूरल फॉर्म है। ओके, ट्यूब्स के जैसे छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ पे आपको शायद ये नजर आ रहे हैं पाइलाई। सी दिस, दीज थिंग्स विच आर कमिंग आउट है ना, टूथब्रश के ब्रिसल्स जैसे। करेक्ट है, तो ये है पाइलाई। ओके, पाइलाई जो है वो एक से दूसरे सेल के बीच में बात करने के लिए या कम्युनिकेट करने का जरिया है। इसमें से जो है डीएनए भी एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट करता है। करेक्ट है। तो इसको जो बोलते हैं हम इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन। तो जैसे एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो दे विल यूज दी पाइलाई फॉर दैट। ओके, और जो दूसरा है वो होता है फिम्ब्रिए। पाइलाई और फिम्ब्रिए सिमिलर होते हैं काफी डिजाइन में। पाइलस थोड़ा सा थिक रहेगा, फिम्ब्रिए बिल्कुल पतला, एकदम हेयर जैसा। और फिम्ब्रिए का काम क्या है कि बैक्टीरिया को अगर कहीं पर चिपक के रहना है सपोर्ट के लिए, ओके, इट हैज टू स्टिक, क्लिंगिंग मतलब चिपक के रहना या स्टिकिंग टू समथिंग। ओके, तो उसके लिए वो फिम्ब्रिए यूज करेगा। करेक्ट है, फाइन सो फार। सो यहाँ तक तो काफी सिंपल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन में थोड़े से कुछ इन फोल्डिंग्स होते हैं। इन फोल्डिंग मतलब ये अंदर के तरफ जो है फोल्डेड या झुका हुआ रहता है। यहाँ पे उसका डायग्राम जो है इट इज नॉट क्लियर। ओके, सो यू कैन नॉट रियली सी द मीजोसोम। तो एनीवे सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड फोल्ड होता है, और वो फोल्ड को हम कहते हैं मीसोसोम। ओके, मीजोसोम के कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इंक्लूडिंग वो डीएनए रेप्लिकेशन में या डीएनए के कॉपीज बनाने में मदद करता है जब सेल डिवाइड होता है। करेक्ट है। सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, नया सेल वॉल जब नया बैक्टीरिया फॉर्म होता है ना, बैक्टीरिया भी तो डिवाइड होंगे। तो जब नया बैक्टीरिया बनता है तो उसका नया सेल वॉल बनना है, तो वो जो फंक्शन है वो मीसोसोम मदद करता है। करेक्ट है। कुछ कुछ जो बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल जिनको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, है ना, दीज आर द ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक वाले, उनका मीजोजोम काफी लंबा पॉकेट जैसा हो जाता है। ओके, एक्सटेंशन मतलब बिल्कुल अंदर लंबा खिंच जाता है, और उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो भर जाते हैं। तो ये जो लंबे एक्सटेंशन हैं, लॉन्गर वर्जन ऑफ द मीजोजोम, मीजोजोम छोटे, मीजोजोम को बिल्कुल आपने अगर लंबा खींच दिया अंदर तो वो हो जाता है क्रोमेटोफोर। करेक्ट है। क्रोमेटोफोर के अंदर क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सो दैट ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस इजीली कर सके। राइट है। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे बड़े ही थिक डेंस पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ओके, प्लीज नोट दैट राइबोसोम्स जो है ये एक ही ऐसी चीज है, ओके, जो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में रहेंगे। करेक्ट है। राइबोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना। करेक्ट। राइबोसोम का डिस्क्रिप्शन जो है दैट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट या स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, ओके, एक ऐसा वैल्यू है, ऑलराइट, जो राइबोसोम के वेट को डिस्क्राइब करता है ना। तो वो कितने रेट में सेडिमेंट होते हैं। सेडिमेंट मतलब क्या? अगर आपने ट्यूब में किसी लिक्विड मीडियम में राइबोसोम को या किसी भी हैवी चीज को रख दिया, तो ग्रेविटी में अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो थोड़ी टाइम के बाद वो राइबोसोम नीचे 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 आएगा ना, इट विल सिंक, क्योंकि वो हैवी है मीडियम से। करेक्ट है। तो उसको हम जरा एक इंस्ट्रूमेंट में डाल के ये मेजर करते हैं कि वो कितने रेट पर या कितना फास्ट वो नीचे आता है सेडिमेंटेशन, राइट। और वो जो प्रोसेस है दैट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ स्वेडबर्ग यूनिट। करेक्ट है। तो आपको डिटेल में नहीं जाना है, बट यू नीड टू नो लिटिल बिट एज टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेडबर्ग। करेक्ट, स्वेडबर्ग ऑफ कोर्स साइंटिस्ट का नाम है। बैक्टीरियल राइबोसोम, अगर आप फुल राइबोसोम ले लेंगे तो वो टोटल जो है उसका एस यूनिट 70 होता है। करेक्ट, बट एक्चुअली इसमें दो यूनिट्स होते हैं। अगर आप वो एक राइबोसोम को अपने दोनों हिस्सों में अलग अलग कर देंगे ना, तो बड़ा वाला जो यूनिट है वो होगा 50 एस का, वो कोइफिशिएंट दिखाएगा।
ओके, और छोटा जो है वो 30s दिखाएगा। अभी यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, 70s टोटल राइबोसोम का है, बट द टू यूनिट्स विल नॉट बी एडिटिव, मतलब बड़ा प्लस छोटा 50 प्लस 30 विल गिव यू 80 नॉट 70। ओके, तो इसका लॉजिक कुछ ऐसा है कि जब भी आप दो यूनिट्स को अलग अलग करते हैं, एक बड़ा एक छोटा, वो अपना अपना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अलग से दिखाते हैं, बट जब आप दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल, दिस इज नॉट वेट, दिस इज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, करेक्ट है। सो व्हेन यू कंबाइन दोनों यूनिट्स को, तो उसका जो शेप है, ऑलराइट, वो अलग ही तीसरे यूनिट के रेट से सेडिमेंट करता है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि 50 प्लस 30 आपको ऐड करके 80s लिखना है, नहीं, इट इज 70s, जिसमें लार्जर सब यूनिट 50 दिखाएगा और छोटा सब यूनिट जो है वो 30s का सेडिमेंटेशन रेट दिखाएगा। Okay, so please get that very very clear into your mind. All right, so that is about your ribosomes. अब यहाँ पे जो है, they have shown you some of the, you can see the structure here. तो सेल वॉल के तो जो 3 लेयर्स हैं वो उन्होंने दिखाए हैं आपको। ये अंदर का साइटोप्लाज्म है ना, ये जो छोटे 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 हैं ये राइबोसोम्स है। इसको वापस से हम थोड़ा सा एनलार्ज करके देख लेते हैं, करेक्ट है। सो दिस इज योर एनलार्ज्ड रीजन, ओके, राइट। सो स्लाइम लेयर, सेल वॉल, प्लाज्मा, ये साइटोसॉल मतलब साइटोप्लाज्म, करेक्ट है। ये एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मा, प्लाज्मिड वाला। ये मेन डीएनए क्रोमोसोम वाला, देखिए इसमें न्यूक्लियस इज नॉट देयर, ओके। फूड का ग्रैन्यूल ऐसा ही है, फ्लैजेलम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। राइबोसोम से ये छोटे छोटे जो दाने जैसे दिख रहे हैं, यू कैन सी दैट देयर इज नो सेल बाउंड और मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट इनसाइड द सेल, सी, देयर इज नो न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रियन नहीं है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। सो इससे प्रोकैरियोटिक सेल जो है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल है, करेक्ट है। ये पाइलाई है जो दिख रहे हैं, फिम्ब्रिए पाइलाई के जैसे ही बट बिल्कुल पतले से, राइट। सो आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रिटी सिंपल एंड इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये सेशन मैं अभी यहीं पर एंड करूंगी। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर कंटिन्यूसली लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय वीडियो। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, सो दैट दूसरे स्टूडेंट्स को भी थोड़ी मदद हो जाएगी, करेक्ट है। अगर आप चाहते हैं मैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट करूं फॉर बायो, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं, एनी कंटेंट फॉर एनी ग्रेड और फॉर एनी बोर्ड, ओके, तो उसको मैं करूँगी, राइट। वी आर गोइंग टू फॉलो अप दिस विद लेक्चर्स फ्रॉम नीट ऑल्सो, और कुछ वीडियोज अभी इंग्लिश में भी मैं आई विल बी अपलोडिंग इट। Okay, so please follow and continue to share it and continue to study. Thank you very much.